हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 का इतिहास या भूगोल या पॉलिटिकल कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा वीडियो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। और अगर इस वीडियो का PDF लेना चाहेंगे तो एक नंबर देता हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। 6299997078, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ये व्हाट्सअप है, मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो में पूरा चैप्टर रहेगा, इसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं प्रयास करूँगा कि हर दिन एक एक चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूँ। और आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो पहला चैप्टर इसमें दिया हुआ है, इसमें से बड़ा छोटा हम दोनों देखेंगे, ठीक है। चलिए, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। पहला चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ईंट मनके और अस्थियाँ। क्लास 12 का इतिहास से हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलेगा, पूरा चैप्टर में कवर किया रहेगा सारा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, पहला चैप्टर है यहाँ ईंट मनके और अस्थियाँ, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ पे पहला दिया हुआ है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है। तो भारत में पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव लेंगे और कुछ हम लोग सब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सब्जेक्टिव तो पूरा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। याद रखिए, सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग यानी दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। माने कौन सा नगर था जो दुर्ग, जितना दुर्ग का मतलब होता है घेराव, यानी कि सब नगर जो था सुरक्षा की दृष्टि से घेराव रहता था, नगर अंदर में रहता था और बगल बगल से दुर्ग बना होता था, यानी कि ऊंचा ऊंचा टीला बनाता था। तो सब नगर में दुर्ग मिला है, लेकिन याद रखिएगा कि लोथल में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था चनहुदड़ो, याद रखिएगा। यहाँ पे मनके मिला है, ठीक है, मनके बनाने का फैक्ट्री मिला है। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग, नहीं, मेसोपोटामिया वाले जो थे वो हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ है। तो याद रखिएगा, ये गुजरात में। आगे है कि ये हड़प्पा किस नदी किनारे है। याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो याद रखिएगा, ये लोग कर्नाटक से क्या करते थे, सोना प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण एक लोथल से मिला और एक सुतकोतरा से मिला है। सुतकोतरा यहाँ नहीं, ऑप्शन में ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए, आगे देख लेते हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो याद रखिएगा, ये कालीबंगा से मिलता है। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था। यानी नील लाजवर्द मणि ये लोग सूत्रघोई से प्राप्त करता था। क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषता। याद रखिएगा, यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं, लेकिन उनका लिखावट हमारा लिखावट से काफ़ी भिन्न होता था। हड़प्पा का लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए, ये तो ऑब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव ले लेते हैं। चलिए देखो, यहाँ दिया हुआ है बड़ा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखो, वहाँ पे क्या होता था कि हड़प्पा में सबसे पहले कांस्य का मतलब था कांसा का शुरुआत। तो कांसा कैसे बनाया जाता है। कांसा जो होता है टीना, देखिए यहाँ लिखा है टीना और तांबा और टीना को मिला के ये लोग कांसा बनाने सीख लिया था। और यहाँ कांसा का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीना धातु को मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था।
इसलिए इसको क्या कहा जाता था, कंस्यूगिन। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जितना भी हड़प्पा का अधिकांश नगर है उसका विकास जो हुआ था वो सिंधु नदी किनारे हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, हड़प्पा और मोहनजाड़ो नगरों का अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुआ। यानी क्या बताया अभी कि हड़प्पा का जितना भी नगर था, अधिकांशतः नगरों का विकास जो हुआ था सिंधु नदी किनारे। ये भारत है तो इधर से याद रखिएगा, ये सिंधु नदी जाता है तो हड़प्पा का अधिकांश नगर इधर बसा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए हड़प्पा को क्या कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस, इसको मिटा देते हैं, सामग्री का उपयोग किया जाता है। मनके का मतलब होता है कि मटका यानी घड़ा उड़ा बनाने के लिए, या तो किस सामग्री का प्रयोग, एक मनका का मतलब होता है माला उला मोती होती, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे कार्नेलियन और क्रिस्टल, सेल खड़ी, तांबा, जेस्पर, क्वार्टरजाइट, संग, पत्थर, कांसा और सोना जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। ये याद रखेंगे, ठीक है। हड़प्पा के लोग मनके बनाने के लिए क्या क्या यूज करता था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ सिंचाई के अंश पाए गए। तो सिंचाई का अंश जो पाया गया है, ठीक है, सिंचाई का जो अंश पाया गया है वो सुतुरगोई पहला, दूसरा है धोलावीरा, ठीक है। चलिए बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें। देखिए हड़प्पा क्या था, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। ये भारत है, तो याद रखेंगे इस कोना में हड़प्पा का विकास हुआ था ऐसे त्रिभुजाकार। तो भारत तो दक्षिण एशिया में आता है, तो भारत का इधर वाले देश, इधर कौन सा देश है, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, इधर जो देश है, इधर जो व्यापार होता था हड़प्पा का यानी पश्चिमी देशों के साथ, उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा, इधर छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा छूट गया, उसके बाद इसको बता देते हैं, ठीक है। यानी कि 2-2 नंबर का प्रश्न इधर है, ये 5 नंबर का हो गया, तो इधर का थोड़ा बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारिक संपर्क किन देशों से था? हड़प्पा का व्यापारिक संपर्क किन देशों के साथ था? मेसोपोटामिया से था, ओमान से, बहरीन से, ईरान से, ये सब देशों से था। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अभी बताए थे तांबा ये लोग राजस्थान के खेतड़ी से और दक्षिण भारत से यानी कर्नाटक से सोना प्राप्त करते थे। चलिए आगे है कि किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? पूरा स्थल को तो याद रखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित मोहनजाड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा यही था। मोहनजाड़ो का क्षेत्रफल जो था याद रखेंगे 125 हेक्टेयर में था, और हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, हड़प्पा का नगर ही था मोहनजाड़ो, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग था, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता जो था पाकिस्तान में, दक्षिण अफगानिस्तान में, और इसको एक मिनट लेते हैं, पाकिस्तान में, एक मिनट, चलिए यहाँ से ले लेते हैं ये, ठीक है। तो अफगानिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये विकसित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लिपि की 2 विशेषता बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हड़प्पाई लिपि का क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता ये कि आज तक हड़प्पा में जो लिखा गया उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हड़प्पा लिपि जो आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। अद्यापि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं था। वर्णमालीय का मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं अक्षर में, वो वर्णमाला में लिखते हैं, लेकिन वो लोग का वर्णमालीय नहीं था, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या व्यंजन वर्ग को दर्शाता है। दूसरी विशेषता लिपि का था कि यह लिपि दाएं से, जैसे हम लोग लिखते हैं दाएं से, याद रखिएगा दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा है, चंद्रोदय के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम बताइए। शिल्प का मतलब होता है कि वो लोग क्या क्या बनाता था शिल्पकार में। तो याद रखेंगे चंद्रोदय में वहाँ मनके बनाने का फैक्ट्री मिला है। तो यहाँ पे देखिए, चंद्रोदय के लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट आदि का काम करते थे, ठीक है। अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, तो हम इसको बाद में बताएंगे, पहले इसको बता देते हैं, ठीक है।
चलिए, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, यानी कि हड़प्पा के लोग क्या क्या पूजता था। तो हड़प्पा तो हमने देखा नहीं गया था कि हड़प्पा में क्या क्या पूजता था। ये सभ्यता कभी, आज से कभी बहुत पहले समाप्त हो चुकी। इस सभ्यता का तिथि माना जाता है आज से 2500 साल से 1750 साल, उसके 1750 साल, आज से 1750 साल पहले ये खत्म हो चुका था। तो खत्म हो चुका था तो कैसे हमको पता चलेगा कि वहाँ का धर्म क्या था। तो जो भी वहाँ सामग्री खुदाई के दौरान मिलेगा, अगर मूर्ति मिलेगा तो अनुमान लगाएंगे कि वहाँ पे पूजा पाठ होता था। जो मिलेगा उसी के आधार पे क्या किया जाएगा कि अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार धर्म था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक करके फिर इसका बात कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ये हड़प्पा या सिंधु एक ही है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अभी बताएं हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते थे? क्योंकि हड़प्पा का अधिकांश नगर सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, इसलिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सिंधु रहे हड़प्पा रहे, कन्फ्यूजन नहीं करना। ठीक है, देखिए हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी, वहाँ पे एक मूर्ति मिला है मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी। खुदाई में बहुत संख्या में नारियों की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना करते थे, यानी पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। हड़प्पा वासी मातृ देवी के साथ साथ, देखिए मातृ देवी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी पूजा करते थे। जो जो मिला उसके आधार पर बोला गया है। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। जैसे अभी हम लोग देते हैं कि देवी देवताओं के सामने बलि देते हैं, वैसे दिया जाता था इनमें भी। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे मंदिर अभी तक नहीं मिला, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुआ है जिस पर पदासन की मुद्रा पर, पदासन का मतलब जैसे हम लोग बैठते हैं उस मुद्रा में, एक ध्यान मुद्रा में, यानी कि ध्यान पुरुष, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि तपस्या अगर करते हैं या कोई किया है तो ध्यान मुद्रा में तपस्या करता है, वैसा बैठा एक पुरुष का मूर्ति मिला जिसका अनुमान लगाया जाता है पशुपति से। याद रखिएगा, पशुपति महादेव के रूप में उसको माना जाता है। पशुपति वृक्ष, लिंग, योनि और पशु इत्यादि की ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि भूत प्रेत काफ़ी प्रचलित था उस ज़माने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भारी संख्या में ताबीज़ मिला, इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज़ का भी इस्तेमाल करता होगा। तो देखिए इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे। वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज़ धारण करते थे। तो कैसे पता चला कि वो लोग ताबीज़ धारण करते थे? क्योंकि वहाँ अधिकांश मात्रा में ताबीज़ मिला। ठीक है, आगे हड़प्पा वासी कुब्बड़ वाला जो सांड होता है उसका भी पूजा करते थे। ये लोग पंछियों की भी पूजा करते थे और स्वतः चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन है। ठीक है, तो ये सब वो लोग पूजता था। ठीक है, क्या क्या पूजता था? सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति मिली है, उसके बाद वहाँ पे एक पशुपति का मूर्ति मिला है जिसको आज शिव का नाम दिया गया है। तो काफ़ी पेड़ पौधा और पंछियों की भी ये लोग पूजा करते थे और भूत प्रेत से का भी काफ़ी वहाँ पे प्रचलन था। तो भूत प्रेत से बचने के लिए ये लोग क्या करता था कि ताबीज़, बचने के लिए ताबीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा ये क्वेश्चन है, हम क्या बोलेंगे, आप वीडियो में बने रहे, आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, तो चिंता नहीं करना है। इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए हम यहाँ गहराई इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमको गहराई पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए प्रयास कीजिएगा आप भी समझने का। अगर नहीं समझ में आएगा कोई बात तो जब व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हैं तो उस पर आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हड़प्पा का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार, पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध कैसा था वो देखते हैं। ठीक है, कहता है पश्चिमी एशिया विशेषकर मेसोपोटामिया। याद रखिएगा कि हड़प्पा अगर इधर है तो मेसोपोटामिया कहाँ था? ईरान, इराक तरफ था, यानी तुर्की तरफ था। तो ये हड़प्पा के नज़र से ये क्या हुआ? हड़प्पा की नज़र से ये पश्चिम है, ईस्टर्न में हड़प्पा और वेस्टर्न में ये मेसोपोटामिया। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ ये लोग व्यापार होता था पश्चिम देशों में। तो यहाँ पे देखिएगा कि पश्चिमी एशिया विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापार संबंधों के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे कैसे प्राप्त हुआ? जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हड़प्पा है और यहाँ पर मान लीजिए ये मेसोपोटामिया है। तो ये मेसोपोटामिया का बहुत सारा अवशेष, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर मिली है, हड़प्पा में मिली है। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की कुछ वस्तुएं यहाँ मिली है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि इन दोनों में व्यापार हुआ करता था। तो चलिए एक एक करके फिर और आगे देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे कहता है
यह व्यापार स्थल जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। जल और स्थल का मतलब होता है कि पानी मार्ग से भी होता था, जैसे अभी भारत देखिएगा दूसरे दूसरे देशों से क्या करता है, जल मार्ग से भी व्यापार करता है और स्थल मार्ग से भी करता है। अब कहता है कि निम्नलिखित पुरातत्व प्रमाण, यानी कि जो पुराना प्रमाण, देखिए हम लोग तो देखने नहीं गए थे हड़प्पा में व्यापार कैसे करता था, आज से 1700 साल पहले ये खत्म हो चुका है। तो जो भी कुछ मिलेगा उसी अनुमान पे उसका आंसर वहाँ पे मिलता है। तो वही कहता है निम्नलिखित पुरातत्व प्रमाण हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। कौन कौन सी बात पुष्टि करता है? पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कहता है तांबे को संभवतः ओमान से मंगाया जाता था। ये लोग हड़प्पा वाला तांबा कहाँ से मंगाता था? ओमान से। और दूसरी बात यहाँ पे है कि आगे देखिए, रासायनिक अध्ययनों से प्रतीत होता है कि हड़प्पा तथा ओमान के बर्तन में प्राप्त निकेले जो अंश पाए गए हैं उसका उद्भव एक ही स्थान पे हुआ है। तो एक ही स्थान पे हुआ है तो दोनों जगह पाया गया, तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों जगह क्या होता था कि इन दोनों का व्यापारिक होता होगा। दूसरा, ओमान में एक हड़प्पा का एक जार प्राप्त हुआ है, इसमें काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। यह हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। ठीक है, ओमान वाला जो जार वो हड़प्पा में मिला है, तो पश्चिम एशिया के साथ क्या हो रहा था कि व्यापारिक पुष्टि कर रहा है कि हाँ हड़प्पा का ओमान, फारस, चमन ये सब पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों के शिल्प कार्य के लिए ईरान एवं बलूचिस्तान से चांदी आता था। शिल्प कार्य के लिए ईरान और बलूचिस्तान से चांदी आता था। शीशा ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों के बाट का मतलब होता है माप तोल वाला जो होता है, मुहरे, पासे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा वासियों के बाट, मुहरे, पासे तथा मनके, ठीक है, मनके मतलब होता है भाई मिट्टी का बर्तन, एशिया के कई स्थानों पे मिले हैं। माने हड़प्पा का जो मुहर है और बाट है और मुहर है, ये क्या बोलते हैं इसको, मनके हैं, वो एशिया के कई स्थान पे मिले हैं। तो दूसरा स्थान पे मिलेगा, मान लीजिए ये हड़प्पा और इसका स्थान इधर मिल रहा है, तो इससे क्या पता चला है कि इसका व्यापार यहाँ होता होगा और इधर वाला इधर होता होगा, है ना। चलिए, तो वही कहता है सुदूर एवं सुदूर देशों के व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मेसोपोटामिया से प्राप्त, दूसरा है मेसोपोटामिया से प्राप्त कई लेखों में मगान एवं मेलुहा नामक, तो मेलुहा अभी बताए थे ऑब्जेक्टिव में किसके लिए यूज करता था ये लोग, मेसोपोटामिया वाला हड़प्पा के लिए, नामक स्थान पे जो हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता था, अभी बताए थे ऊपर में। लाए गए उत्पादों की चर्चा, इन उत्पादों में लाजवर्द, मेसोपोटामिया से क्या आता था, लाजवर्द, मणि, सोना, तांबा और कई प्रकार की लकड़ियाँ शामिल थी। ठीक है, आगे है, हड़प्पा के मुहर में पानी, जहाज एवं नाव के चित्र भी मिलते हैं। जो हड़प्पा का जो मुहर होता था उसमें पानी का जहाज और नाव का चित्र भी मिलता है। तो पानी के जहाज और नाव का चित्र मिलता है, तो इससे क्या होता है, यह उनके समुद्र व्यापार की ओर दर्शाता है, यानी कि समुद्र से क्या होता होगा कि व्यापार होता होगा। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, मेलुहा को क्या कहा जाता है, नाविकों का देश। मेसोपोटामिया वाले मेलुहा शब्द किसके लिए यूज करता था, तो हड़प्पा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। मैंने क्या क्या मनके बनाने के लिए जो सामान लगता था, तो अभी ऊपर में आपने पढ़ा था। अब कहता है कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, मनके बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाया जाता था, जैसे कार्नेस जो पढ़े होंगे आप लोग ऊपर में, जेस्कर, स्फटिक और क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और जैसे तथा सोने जैसे धातु तथा फयांस और पक्की मिट्टी। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों से मिलकर भी बनाए जाते थे। मनके पर अलग अलग तरह की कृतियाँ, यानी कि कृतियाँ मतलब डिजाइन विजाइन और रंगों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये मनके बनाने की सामग्री में क्या क्या यूज होता था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज और स्फटिक और जेस्पर और कार्नेलियन और तांबा धातु में क्या यूज होता था, तांबा, कांसा, ये सब होता था यूज। ठीक है, आगे है कि तकनीकी की दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीक़ों से कार्य किया जाता था। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसानी से हो जाता था। आगे सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। तो डिजाइन विजाइन देने के लिए चूर्ण का इस्तेमाल होता था। कठोर या ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी, है ना। ऐसे पत्थरों में मात्र कहता है ज्यामितीय आकार की मनके बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार जो
पुरातत्वविद हैं, जो हड़प्पा की वस्तु जो जहाँ से मिला है और जो खोजे हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि अकीक का लाल रंग एवं जटिल प्रक्रिया अर्थात पीले रंग की काले कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों की आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। मतलब मनके मतलब अभी हम क्या बताए थे शुरू में कि मनके का मतलब होता है घड़ा उड़ा मिट्टी का बर्तन। तो हम लोग आज क्या करते हैं कि मनके देखते होंगे आप लोग, हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उसको पका देते हैं ताकि वो टूटता उटता नहीं आसानी से, है ना। चलिए आगे, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता था, उनमें बारीकी से सिल्क निकाले जाते थे, फिर मनके बनाए जाते थे। मनके को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई कर और पॉलिश और उसके छेद किए जाते थे। यानी कि घड़ा को बनाने के लिए अंतिम रूप से क्या किया जाता था, घिसाई मतलब जहाँ जहाँ टेढ़ कुबर होता था तो उसको क्या किया जाता था, घिसाई करके पॉलिश भी किया जाता था, ठीक है, और छेदा भी किया जाता था। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिए। देखिए स्नानागार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग तालाब देखे होंगे तो तालाब में नहाने टाइप पे होता है, तो वहाँ जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार, याद रखेंगे हड़प्पा के एक ही नगर में स्नानागार मिला है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो स्नानागार क्या होता था, ये स्नानागार है, इसके नीचे सीढ़ियाँ बनी होती थी ऐसे ऐसे करके उतरने के लिए, और इसका फर्श चिकना उकना होता था, इसमें पानी उनी रखा जाता था। इसका प्रयोग ये लोग क्या करता था, नहाने धोने के लिए धार्मिक अवसरों पर करता था। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए छोटा सा एक टिप्पणी लिखना है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक का मतलब ये सबके लिए था, एक के लिए नहीं था, विशाल स्नानागार है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है। दुर्ग का मतलब क्या थे, वो क्या अभी बताए थे कि वो लोग बचने के लिए, सुरक्षा के लिए किनारे किनारे क्या करता था, अपने शहर को घेर देता था, जिसको दुर्ग कहा जाता था। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार स्थापित कला का सुंदर उदाहरण था कि वहाँ जो स्थापित ये क्या बोलते हैं स्नानागार बनाया जाता था वो पक्की हुई ईंटों से बनाया जाता था। अब कहा जाता है आगे देखिएगा, यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तक होता था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके, एक मिनट दीजिएगा, हाँ ठीक। दूसरी बात है, चलिए तो स्नानागार जानते हैं कि गहराई उराई कितना था, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मीटर, देखिए 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा था। इसके दोनों किनारे अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, अभी बताए थे ये स्नानागार है, इसके नीचे उतरने के लिए क्या बना होता था, सीढ़ियाँ बना होता था, ठीक है। बीच बीच में क्या होता था, पानी होता था, ठीक। आगे है, स्नानागार का फर्श जो होता था पकी हुई ईंटों से बनता था। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। कमरा इसलिए होता था शायद कपड़ा उपड़ा ये लोग चेंज करने के लिए बनाया होगा। कुआं था, आगे कहता है, जिससे जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए नली भी था। इसके उत्तर में एक नली, दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशेष संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय किया जाता था। मतलब ये सब हमेशा ये स्नानागार का यूज नहीं होता था, जब धर्म में होता था त्यौहार तब इसका इस्तेमाल होता था, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। हम लोग भी क्या करते हैं कि जो विशेष कुंड होता है उसमें हमेशा नहीं नहाते हैं, धर्म वाला कुंड होता होगा, देखते होंगे मंदिर के किनारे जो कुंड उंड होता है उसको हम लोग त्यौहार के समय ही नहाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए, चाहे झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड या न बोर्ड, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, बहुत पहले ये ख़त्म हो चुका है। तो क्या कोई देखने गया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो जो भी वहाँ प्रमाण मिलेगा उसी के आधार पे वहाँ के लोग अनुमान लगा के हड़प्पा सभ्यता का पतन का अनुमान लगाए। तो देखिए चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको देखे नहीं। लगभग 1800 साल पूर्व, अभी हम क्या बताएं 1750 यानी कि 1800 साल पूर्व आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं, मतलब हर कोई का अलग अलग राय है, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्नलिखित कारणों से हुआ था। पहला क्या कारण था? वहाँ पे बाढ़। तो बाढ़ क्यों अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा में बाढ़ के कारण हड़प्पा का पतन बाढ़
से हुआ होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसा था। जितना भी सिंधु अभी बताए थे शुरू में कि नदियों के किनारे बसा था। इन नदियों में प्रत्येक साल बाढ़ आता था, यानी प्रतिवर्ष बाढ़ आता था। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति भी होता था। इस कारण से हड़प्पा वासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश देखिए हो गए होंगे ये कंफर्म नहीं कि हुआ होगा, लेकिन होंगे। दूसरा है महामारी यानी बीमारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों नर कंकालों मैंने के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जाता है। मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था कि काफ़ी मात्रा में कंकाल मिला था, उसी से सब, इसलिए मोहनजोदड़ो को ये कहा एक चीज़ याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन भी पूछेगा कि मृतकों का टीला किस नगर को कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। हड़प्पा के किस नगर को? मोहनजोदड़ो। यहाँ सबसे ज़्यादा हड्डिया मिला है, तो हड्डिया मिला तो उसी से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों से परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पावासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए और उनके जीवन का अंत हो गया, यानी कि वहाँ बीमारी आ गया जिस कारण से वो लोग खत्म हो गए। इस कारण से भी इस सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन। कई विद्वान मानते हैं कि वहाँ पे जलवायु परिवर्तन नहीं, जलवायु बदल गया जिस कारण से हड़प्पा का पतन हुआ था। देखिए कहता है, अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में बदल गया। पानी नहीं गिरेगा तो मरुस्थल में बदलेगा ही, इस कारण से भी यह सभ्यता नष्ट हो गया। नेक्स्ट है बाह्य आक्रमण। बहुत कोई का मानना है कि हड़प्पा में बाह्य आक्रमण हुआ। देखिए यहाँ कहता है, अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। संभवतः ये बाह्य आक्रमण आए रहे होंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म के बाद उस क्षेत्र में आर्य लोग बसा था। कौन लोग बसा था? आर्य लोग। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों ने हड़प्पा पर क्या किया होगा कि आक्रमण करके हड़प्पा का अंत कर गया। उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का पतन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब लंबा कुछ क्वेश्चन है जो इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पुरातत्वविद हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं। जो पुरातत्विक है, जो पुराने चीज़ खोजते हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पुरातत्वविद जो है, पुरातत्वविद किसको बोलेंगे? जो पुराना जगहों का चिन्हित करके वहाँ उत्खनन करते हैं, नहीं खुदाई करके वहाँ का पहचान करते हैं कि ये नगर कौन सा नगर पहले था। हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं कि हड़प्पा में समाज कैसन था, आर्थिक यानी कि वो लोग का जीवन कैसन था, तो कैसे लगाते हैं, वह कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है यहाँ पे देखिए, पुरातत्वविद संस्कृति विशेष के लोग सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक को पता लगाने के लिए अनेक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग क्या करता है कि किसी समाप्त हुए स्थान के बारे में जानने के लिए क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, इनमें से प्रमुख विधियाँ हैं सावधानों का अध्ययन और विलासित की वस्तुओं की खोज, यानी जो पुरानी वस्तुएं हैं उसके आधार पे वो लोग क्या करता है। और सावधानों का मतलब होता है कि मृतकों का सावधान जो होता है कि कहाँ दफनाया गया, क्या हुआ है, और जो वस्तुएं मिलती उसी से भी अनुमान लगाते हैं कि ये वस्तुओं को यूज करते होंगे। तो चलिए देखते हैं। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग था। देखिए ये भारत था, हमने आपको बताया, ये जितना भी नगर था सब इधर था, और इधर था ऊंचा टीला। तो ये बताइए, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, यानी पश्चिम हो गया। तो ऊंचा टीला क्यों होता था? क्योंकि दूसरे शत्रुओं से बचा जा सके। जैसे हम लोग घर को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री बनाते हैं, वैसे ही लोग दुर्ग बनाता था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग था जो ऊंचाई पर स्थित था, एवं पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। एक मिनट दीजिए, एक मिनट में, ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला है और हम वहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो नहीं है। चलिए यहाँ से इसका आंसर, ठीक है, चलिए वो वाला नहीं है। देखो क्या कहता है, सावधानों के अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता का पता लगाने का महत्वपूर्ण तरीका है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरा स्थलों में जो सावधान मिले हैं, मतलब जो शरीर मिले हैं या जो वस्तुएं मिले हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि मृतकों को समान रूप से गर्तों अथवा गड्ढों में दफनाया। सावधान मतलब क्या होता है? मनुष्य का शरीर। तो शरीर अगर कहीं पे मिलेगा अगर, तो उससे अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि मनुष्य को गड्ढा में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरातत्व के जो सावधान मिले, माने विभिन्न पुरातत्व
पुरातन स्थल में जो हड़प्पा का नगर था वहाँ सावधान मिले, उससे स्पष्ट होता है कि मृतकों को समान रूप से गर्त गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढे अथवा गड्ढे में दफनाया जाता था। अगर मान लीजिए ज़मीन के अंदर हड्डियाँ मिली तो इसे अनुमान लगाया जाएगा कि लोग दफनाता भी होगा। ठीक है, जैसे हड़प्पा में RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिलता है, तो वहाँ अनुमान लगाया जाता है ये लोग दफनाने की प्रथा रखता होगा। परंतु सभी गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी। अधिकांशतः सावधान गर्तों की बनावट समान थी, मतलब सब कुछ सेम था, लेकिन कुछ गर्तों सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्च अधिकारी वर्ग अथवा संपन्न सावधान रहे होंगे। जो कहने मतलब देखते होंगे कि समाज जो तो पहले से ही वर्ग में बटा है। जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उसके लिए जो गर्त होता था थोड़ा विशेष होता था। क्या होता था कि इसके गर्त के ऊपर ईंटों से चिन्हित किया जाता था, और जो सामान्य लोग होता था उसको एक जैसा उसका गर्त होता था। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोग आए हैं। चलिए यहाँ तक आए होंगे। कहता है सावधान गर्तों में शव समान रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। जितना भी वहाँ मृतक सामग्रियाँ मिली है या जितना मृतक हड्डियाँ मिली है उससे अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर की ओर याद रखिएगा माथा और दक्षिण की ओर पैर, ठीक है, करके दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में शव मृत भांडों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। मृत भांड का मतलब क्या होता है कि, और आभूषण का मतलब क्या होता है कि कुछ जो शव था, कुछ लाश था, वहाँ पे आभूषण का भी प्रथा मिलता है और मृत भांड दफनाने का भी प्रथा मिलता है। ठीक है, और यहाँ कुछ देखिए यहाँ पे लिखा है, और कुछ तांबे के बर्तन, सीप और सुइयाँ भी मिलती। कुछ जगह पे सुइयाँ और तांबे का बर्तन ऐसा ये सब सामग्रियाँ भी मिलता है। कुछ स्थानों पे बहुमूल्य आभूषण एवं सामान मिलते हैं। तो अनेक जगहों पर समान आभूषण, बहुमूल्य आभूषण और समान आभूषण से इससे क्या पता चलता है, गरीबी और अमीरी का पता चलता है। जो अमीर लोग हुआ होगा उसके दफनाने के स्थान पे उच्च बहुमूल्य सामग्रियाँ को दफनाया जाता होगा, और गरीब लोग के लिए नॉर्मल यानी समान आभूषण दफनाया जाता होगा। देखिए समान आभूषण प्राप्त हुई है। कालीबंगा में छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढे, अन्न के दाने तथा मिट्टी के बर्तन मिले। कुछ गड्ढों में हड्डियां भी एकत्रित मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीकों से कम 3 तरीकों से किया जाता था। ठीक है, जाता था। नेक्स्ट है कि शव का सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण एवं प्रधान सामग्री उसके साथ रखने जैसे तो तथ्य स्पष्ट होते हैं कि हड़प्पा वासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे है विलासित की वस्तुओं का पता लगाना सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता के अस्तित्व का पता लगाने की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि। विलासित की वस्तुओं का पता लगाना साधनों से, जैसे मान लीजिए विलासित वस्तुएं जो उसके साथ जो वस्तुएं दफनाया जाता था तो उससे भी क्या होता था कि हड़प्पा का जानकारी मिलने में थोड़ा सा सुविधा हो जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है साधनों से उपलब्ध होने वाली पुरावस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्वविद उन्हें 2 वर्गों अर्थात उपयोगी और विलासी वस्तुओं में विभाजित कर देते। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुई आदि आती थी। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी पूर्वक बनाया जाता था। तो सुई, मृदभांड और चक्कियाँ इसको पत्थरों से आसानी से क्या किया जाता था, बनाया जाता था। इस प्रकार की वस्तुएं लगभग सभी हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई। जी, पुरास्थल का मतलब है कि जहाँ जहाँ भी हड़प्पा का नगर है ये सब वस्तुएं मिली हुई है। ठीक है, कहता है आगे देखिए, हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई विलासित वस्तुओं के अंतर्गत बहुत महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं भी सम्मिलित अभी बताए थे। कुछ अमीर लोग के लिए महंगी और गरीब लोग के लिए दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित है, जिसका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से एक जटिल तकनीकी द्वारा किया जाता था। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये नगर से मिला। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा समाज में विद्यमान विभिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक स्थिति ही रहा होगा। उदाहरण के लिए कालीबंगा से प्रमाण से पता चलता है कि पुरोहित वर्ग दुर्ग में रहते थे, यानी कि घेराव में रहते थे, और निचले स्थिति में वैदिक पर अनुष्ठान करते थे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे देखिए, इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पा समाज की सामाजिक आर्थिक
विभिन्नता का पता लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातें जैसे लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नगरों अथवा छोटी बस्तियों में निवास, खान पान एवं रहन सहन और साधनों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य अथवा समान वस्तुओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि इन्हीं वस्तुओं के जरिए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषता बताइए। तो मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता है? सबसे पहले यहाँ पे स्नानागार मिला था, आपने देखा। तो चलिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित था। अब तो पाकिस्तान है वहाँ पे जहाँ मोहनजोदड़ो था पहले। भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। देखिए, ये अभी बताए थे। आगे है, मोहनजोदड़ो की खुदाई निम्नलिखित विशेषताओं प्रकट हुई है जो निम्नलिखित है। अब देखो, कहता है मोहनजोदड़ो क्या विशेषता है? सुनियोजित नगर, इसको बनाया गया था सुनियोजित। कितना फैला था? 125 हेक्टेयर में। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था, में सबसे बड़ा शहर था इन नगरों से। 125 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में विभक्त था। देखिए, कौन कौन भाग में विभक्त था? चलिए, यहाँ होगा इसका आंसर। हाँ, यहाँ था। शहर पश्चिम में एक दुर्ग था जो ऊंचाई में स्थित था एवं पूर्व के नीचे एक नगर में बसा हुआ था। जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो 2 नगर में था, एक उछला स्थान पे था, याद रखेंगे, नीचा स्थान। ऊंचा स्थान पे दुर्ग होता था, ठीक है। आगे है दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा विशेषता है, दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे तीसरा विशेषता है, दुर्ग के चारों ओर ईंटों की बनी दीवार थी जो दुर्ग को निचले शहर से विभाजित करता था, यानी अलग करता था, ठीक है। आगे है, निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा अधिक बड़ा था। ऊपर में कम होता था, नीचे बड़ा होता था, जिसमें सामान्य, याद रखेंगे, ऊपर में जो दुर्ग था वहाँ जो बड़े बड़े व्यक्ति थे, कहने का मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे वो रहते थे, और निचला में सामान्य जनता निवास करती थी। शहर को भी दीवार से चारों ओर घेरा गया था, ठीक है। आगे है, प्रायः सभी बड़े मकान में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय एवं कुएं प्राप्त हुए हैं। जैसे जितना भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो घर मिला है वहाँ पे प्रत्येक घर में रसोई घर मिला है, स्नानागार, शौचालय एवं कुआं प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे है, घर की दरवाजे और खिड़कियाँ प्रायः सड़क की ओर नहीं खुलती थी, उसके पीछे होता था। इसकी एक और विशेषता है, उसके पीछे होता था। उस समय, देखिए लिखा है, उस समय घरों में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता था, ठीक है। या तो धूल धड़कन से बचने के लिए भी लोग क्या करता था, दरवाज़ा सड़क की ओर ना रख के सड़क के पीछे रखता था, ठीक है। चलिए, और दूसरा विशेषता क्या है? सुव्यवस्थित सड़कें और नलियाँ। वहाँ पे सुव्यवस्थित सड़क भी था और नलियाँ भी था, ठीक है। सड़कें देखो एक दूसरे को ऐसे काटता था समकोण पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर की तरफ बनी होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटता था। शहर को आयताकार भागों में विभाजित करती थी ये सड़कें, ठीक है। नेक्स्ट है, नलियों। अब नली जो था वहाँ, उसकी क्या विशेषता है कि वहाँ जितना भी नली था, देखिएगा, तो नलियाँ पक्की ईंटों से बनी थी, नली ऊपर से ढकी होती थी, तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि नलियों का सफाई किया जाए। ये नली होता था, नली को सड़क के किनारे बनाया जाता था और इसके ऊपर कुछ कुछ जगह खाली छोड़ दिया जाता था ताकि नलियों को समय समय पर साफ सफाई किया जा सके, ठीक है। आगे है विशाल स्नानागार एवं अन्नागार। उसका और विशेषता क्या है? यहाँ पे देखिए कि मोहनजोदड़ो देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है। वहाँ पे सार्वजनिक विशाल स्नानागार का मतलब क्या था? नहाने वाला घर। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित था, हम बताए थे दुर्ग के अंदर था। इसकी संरचना अनोखी थी तथा धार्मिक संबंधी अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया जाता था, यानी कि इसका प्रयोग हमेशा नहीं होता था। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, मोहनजोदड़ो की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाला विशाल अन्नागार था। अन्नागार का मतलब जहाँ ये लोग अन्न भंडार रखता था। विशाल अन्नागार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरों की कई कतारें थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की अन्य दुर्गों में विशाल स्नानागार की तरफ एक अन्य लंबा भवन मिले हैं। विद्वानों के अनुसार यह भवन किसी उच्च अधिकारी का निवास स्थान होगा। जैसे वहाँ पे क्या था कि मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग, जहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है, एक तरफ तो लंबा होता था, दूसरे और भवन उच्च अधिकारियों के निवास स्थान पर रहा होगा। नेक्स्ट है, और क्या विशेषता इसका? कुशल एवं व्यवस्थित नगरीय प्रबंध भी था। मोहनजोदड़ो का नगरीय प्रबंध अत्यधिक कुशल एवं व्यवस्थित था।
परंतु यह कहना कठिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शासक कौन थे। ठीक है, संभवतः शासक कौन था, कौन चलाता था नगर को, ये कहना कठिन है। लेकिन ये यहाँ क्या कहता है कि यहाँ प्रबंध जो था, प्रशासन व्यवस्था था, कुशल था। कैसे था, देखिए कहता है संभव है कि वे राजा थे या पुरोहित अथवा व्यापारी। संभव है कि नगर पालिका का शासन प्रबंध था। यानी कि हड़प्पा में कहा जाता है कि नगर पालिका का शासन प्रबंध था, किंतु इतना निश्चित नहीं कि मोहनजोदड़ो का नगर नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था। उसका प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। तो हड़प्पा समाज में जो शासक ने कार्य किया था, कौन कौन सा कार्य किया था, उसका संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हड़प्पा समाज के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। क्यों राजनीतिक संगठन में कहना कठिन है? क्योंकि हमको राजनीति के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं। हमें यह ज्ञात नहीं किया हमें यह ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे। हम जानते हैं क्या उसका शासक कौन था। ये संभव है कि वहाँ राजा या पुरोहित या कोई व्यापारिक या हंटर महोदय या यहाँ के शासक या जनतांत्रिक मानी जनता के हाथ में होंगे। किंतु पिगट जो है, पिगट एक इतिहासकार है एवं हिलर महोदय के अनुसार सुमेर की तरह यहाँ के शासक भी पुरोहित थे। मैंने सुमेर एक सभ्यता है और सुमेर एक सभ्यता है, यहाँ के थोड़ा सा बचा है, इसको थोड़ा सा करके इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, सुमेर की तरह यहाँ का जो शासक होंगे वो ब्राह्मण होते हैं, यानी पुरोहित मन क्या होता है, ब्राह्मण। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता पर दो राजधानियाँ हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। अगर क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में हड़प्पा की जुड़वा राजधानी बताइए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, चलिए यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। कुछ अन्य विद्वान के अनुसार संभवतः संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों में विभक्त था। कुछ लोग मानता है कि संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों में विभक्त था। कोई लोग कहता है कि यहाँ का शासन व्यवस्था पुरोहित देखता होगा। तो देखिए इन राज्यों, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इन राज्यों की अपनी अपनी राजधानियाँ थी। जैसे सिंध की राजधानी मोहनजोदड़ो, पंजाब की हड़प्पा, राजस्थान की कालीबंगा, गुजरात की लोथल। कुछ अन्य विद्वान अलग अलग ढंग से मानते के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक राज्यों का अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक ही राजा के नेतृत्व में, माने बहुत सारा राज्य नहीं था, बल्कि एक ही राजा के नेतृत्व में वह शासन किया जाता था। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के शासन का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, इतना तो निश्चय है कि, यहाँ पे देखिए, इतना तो निश्चय है कि यहाँ का शासक अत्यंत कुशल था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन कैसा हो कैसा नहीं हो, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का शासन व्यवस्था बहुत अच्छा था। ठीक है, हड़प्पा समाज में शासक द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो शासक का वहाँ डिफिनेशन हो गया था ऊपर में कि कौन शासक था कौन नहीं था। तो विद्वानों के अनुसार कुछ लोग बोलता था पुरोहित है, कुछ लोग अलग अलग बोलता था। अब जो वहाँ के शासक ने क्या क्या कार्य किया वहाँ पर वो देखते हैं। अब कहता है कि महत्वपूर्ण कार्य, ऐसा प्रतीत होता है कि शासक राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आक्रमण से सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। शासक क्यों होता था? ताकि राज्यों में शांति व्यवस्था बने और बाहरी अगर आक्रमण हो कहीं से तो उसका सुरक्षा राजा देखे। हड़प्पा सभ्यता की सुनियोजित नगर सफाई एवं जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार मापतोल के लिए एक मानक संस्कृति विकास, उद्योग धंधा संपन्नता आदि, इस बात का प्रबल संभावना है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक प्रशासनिक कार्यों में विशेष ध्यान देते थे। जो वहाँ पे हड़प्पा में मिलता है, क्या मिलता है, जैसे साफ़ सुथरा नली मिलता है, सुनियोजित नगर नहीं मिलता है, अच्छी सड़कें मिलता है, उन्नत व्यापार मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता है। उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का प्रशासन अच्छा था। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन कार्यों में विशेष ध्यान देते थे, ये तो था। कैसे पता चलता है? क्योंकि साफ़ सुथरा नगर था और उन्नत नगर भी था, सड़क भी व्यवस्था था। ठीक है, सुनियोजित नगर था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित भी राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता होगा। ठीक है, इतिहासकार का विचार है कि प्राचीन विश्व में जहाँ जहाँ नियोजित वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं, वह इस बात का प्रमाण मिलता है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे धीरे नहीं हुआ है, बल्कि एक विशेष ऐतिहासिक समय में इसका निर्माण हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों का ईंटों का एक जैसा आकार होना या तो
कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण था। मतलब एक जैसा वहाँ पे ईटा मिला तो इससे क्या पता कि कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण ऐसा वहाँ पर हुआ होगा। आगे देखते हैं, यहाँ तो हो गया। या तो लोगों को व्यापक तौर पे ईंटों के निर्माण के लिए नियुक्त किया जाता होगा। मतलब जो जितना भी हड़प्पा में जो भवन मिला है सबका निर्माण एक जैसे ईंटों से हुआ है। तो एक जैसे ईंटों से हुआ तो इससे क्या बात स्पष्ट होगा कि वहाँ पर जो ईंटा ऊटा बनता होगा वो अनेक व्यक्तियों के द्वारा ना बनाकर कोई विशेष व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से तांबे, मिट्टी के बर्तन और कांसे के बर्तन मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका भी निर्माण इसी प्रकार किया गया होगा। इस प्रकार अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न नगरों की योजना तो राज्य द्वारा ही किया गया होगा। मतलब जो भी योजना था राज्य द्वारा ही किया गया। राज्य में कौन होता है? सरकार होता है। और विभिन्न स्थानों पर सड़कों, नलियों का निर्माण राज्यों द्वारा ही किया होगा। ठीक है, आगे है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्रों की योजना का अध्ययन करने से पता चलता है कि नगरीय व्यवस्था का उचित देखरेख करने और विशाल जल निकासी व्यवस्था थी। विकास के लिए प्रत्येक गली में नली बनी होती थी। गली में बनी यह नली नगर नियोजन का एक हिस्सा था। घर अलग अलग अपने अपने ढंग से इस कार्य को संपादित नहीं कर सकते थे। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि प्रशासन द्वारा सभी कार्य को नियंत्रित किया जाता, नहीं कि कोई प्रशासन यहाँ होगा इसलिए ये कार्य प्रशासन के द्वारा नियंत्रित किया जाता होगा। ठीक है, आगे है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए। ठीक है, यहाँ तक। तथा इसकी देखरेख का कार्य किया जाता था। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन का कार्य एवं वितरण का कार्य शासकों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यही कारण है कि कुछ उद्योग विशेष रूप से कम वजन वाले कच्चे माल ईंधन के रूप के स्रोत के निकट स्थापित होते थे और कुछ वहाँ स्थित थे जहाँ इनकी खपत अधिक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में विशाल अन्नागार का मिलना इस बात का प्रबल संभावना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शासक को हमेशा ही प्रजा हित की चिंता रहती थी। जगह जगह पे जो अन्नागार मिला है उससे क्या पता चलता है कि वहाँ लोगों को उन्नत बनाने के लिए जगह जगह पर अन्नागार का व्यवस्था राजाओं ने किया होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो। इसलिए अनाज को विशाल अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था ताकि आवश्यकता अनुसार आपात स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो ख़त्म हो गई। सेकेंड चैप्टर का हम वीडियो आगे वाला वीडियो में लाएंगे। देखिए दूसरा चैप्टर है राजा किसान नगर। तो ये आपका पहला चैप्टर हमने पूरा तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है।